हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। प्रवर्तन कांस्टेबल के एग्ज़ाम का आज मॉक टेस्ट 5 है। ठीक है, तो अच्छे से बने रहिएगा। पूरे 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे आने वाली जो और वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, एंड शेयर ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। तो परिवहन के जो कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए जो परिवहन प्रशिक्षण संस्थान है परिवहन निगम का, वो कहाँ है? कानपुर में है। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो है वो 9 रेल मंडल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली निजी रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये कौन सी है? सबसे जो निजी रेलगाड़ी है वो है तेजस। ओके, जिसका संचालन IRCTC कर रहा है, और ये अक्टूबर 2019 से लखनऊ से नई दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण बनी, मतलब आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण है। नंबर 4 है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा किसी श्रेणी की बसें संचालित की जाती हैं। तो देखिए, सामान्य, डीलक्स और AC सभी प्रकार की जो बसें हैं वो संचालित की जाती हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH34। M2 एंड M3 श्रेणी की वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कितनी रफ्तार पर चल सकती है? तो यहाँ पर देखिए 100 किलोमीटर/आवर। ओके, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो टोटल यहाँ पर 12,270 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों को जोड़ती है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोटल 7 जिलों को जोड़ती है। नेशनल हाईवे 509 को पहले किस नाम से जानते थे? तो नेशनल हाईवे 509 को पहले NH93 नाम से जानते थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है NH11। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 927 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये आपका बहराइच से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 330 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये 165 किलोमीटर है। सॉरी, 12 वाले का आपका 248 किलोमीटर है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 330 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये 248 किलोमीटर है। ये प्रयागराज को बलरामपुर से जोड़ता है। ये भी याद रखिएगा कि कहाँ से किसको जोड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 734 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NSS 74 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है उत्तर प्रदेश में वो 53 किलोमीटर है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 किन राज्यों को आपस में जोड़ता है? कितने राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो 14 का आपका है 3 राज्य। ठीक है, कौन कौन से वो 3 राज्य हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 3 राज्य हैं। सड़क मार्गों की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो सड़क मार्ग की अगर बात की जाए तो दूसरा स्थान है। 16C देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? 12 माह से सड़कें उपलब्ध कराना। ठीक है, 17 का देखते हैं। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम स्थापना के समय कितने मार्गों पर बसों का संचालन होता था? तो 1123 मार्गों पर। निम्न में से कहाँ पर टायर रिट्रेडिंग संयंत्रों को स्थापित नहीं किया गया है? तो बरेली और गोंडा में नहीं किया गया है। ओके, कहाँ कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? देखिए, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, बरेली, कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं इटावा में 8 टायर रिट्रेडिंग संयंत्रों की स्थापना की गई है, जिसमें बरेली और गोंडा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी बस परेड के लिए किसे जाना जाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब उत्तर प्रयागराज में जब कुंभ था तो इन्होंने 500 से अधिक बसों को 3.2 किलोमीटर की दूरी पर परेड कराई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की कौन सी धारा कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह बाहर नीलामी कर सकता है? तो धारा 22 है। नेक्स्ट है फेम योजना किससे संबंधित है? तो ये जो फेम योजना है आपकी इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी 2023 क्या है? तो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाना है। नेक्स्ट है 23 सरकार द्वारा ई वाहनों पर कितना प्रतिशत कर लगाया जाएगा? तो 12%। कितना परसेंट लगेगा? 12%। फेम इंडिया के तहत किस प्रकार के जो वाहन है वो सम्मिलित हैं? तो इसमें देखिए हाइब्रिड वाहन और आपके इलेक्ट्रिक वाहन दोनों ही हैं। तो A और B दोनों। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो 25 का यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन है लेड। ठीक है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को लेड प्रदूषित करता है। लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेड एक वायु प्रदूषक है जिससे कोई गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। पर्टिकुलर मैटर PM
PM का फुल फॉर्म क्या है? पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म आपको पता चल गई, तो ये है क्या? तो ये है ये अल्ट्रा फाइन कण होते हैं, ये हवा में निलंबित महीन सांस लेने वाले कण होते हैं। तो ए और बी यहाँ पर दोनों सही हैं। IIT कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल प्रदूषण में गाड़ियों के निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो 27 का यहाँ पर 36% है। सिगरेट के धुएं एथेनॉल मिश्रित E20 ईंधन में गैसोलीन और एथेनॉल के मिश्रण का अनुपात कितना होता है? तो ये 80 और 20 है। ठीक है, याद रखिएगा कितना है, 80 और 20। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं, तो 29 में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और जो बेंजीन है ये मुख्य प्रदूषक होते हैं। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मूलभूत जैव ईंधनों में शामिल है? तो 30 का यहाँ पर है देखिए बी और सी, यानी कि जैव डीजल और जैव CNG। ओके, जैव डीजल और जैव CNG ये दोनों। हो सकता है आपके में एक ही लिखकर आ जाए, तो आप दोनों के नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो 31 का एक है लाइकेन। ठीक है, ये जैविक लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी खाली जगह पर उगाते हैं, किंतु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन नहीं मिलता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण है। परिवहन वाहनों के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल की तुलना में CNG को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? तो 32 का यहाँ पर देख लीजिए कि क्योंकि CNG जो है ये बहुत कम प्रदूषणकारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से कौन से कारण कारज बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पर देखिए बेंजीन प्रदूषण की बात हो रही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन के लिए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी है, ये सभी बेंजीन के जो उत्पादक हैं, ये समझ लीजिए। वाहन स्क्रैप नीति 2023 कब से लागू हुआ है? तो वाहन नीति जो है आपकी ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। नई स्क्रैप पॉलिसी उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? तो नई स्क्रैप पॉलिसी 1 अप्रैल 2023। ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव कौन कौन से हैं? तो देखिए फेफड़े का कैंसर हो जाता है, DNA की क्षति हो जाती है, ब्रेन संबंधी बीमारी होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 36 का डी हो जाएगा। 37 देखते हैं, किस प्रकार के प्रदूषण में से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण के लिए। मफलर याद रखिएगा, मफलर कहाँ, जब सर्दियों में कानों को ढकने के लिए करते हैं, और कानों में क्या आती है? ध्वनि आती है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि ग्रीन मफलर का प्रयोग ध्वनि प्रदूषण के लिए किया जाता है। ठीक है, घरेलू वायु प्रदूषण के अंतर्गत कौन आता है? तो घरेलू वायु प्रदूषण के अंतर्गत देखिए रेडॉन, तंबाकू, फॉर्मेल्डिहाइड ये सभी आते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना है? आप सभी जानते हैं 2019 के बाद जितने भी जुर्माने हैं वो बढ़ गए हैं, तो इसका जो जुर्माना है वो अब 1000 रुपया हो गया। पहले कितना था? तो पहले की अगर बात की जाए तो 100 रुपया था। ठीक है, 40B, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर तो 10,000 रुपया जुर्माना होगा। नेक्स्ट है, देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों और राजधानियों को जोड़ते हैं, तो कौन जोड़ता है देश के राष्ट्रीय राजमार्ग? वाहन चालक द्वारा इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? तो इंडिकेटर का जो प्रयोग है वो दाएं बाएं मुड़ते समय, लेन पंक्ति बदलते समय, गाड़ी धीमी करते समय, उपर्युक्त सभी यहाँ पर होगा। देश में हर साल सड़क दुर्घटना में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए देश में जब कोई भी अर्थव्यवस्था होगी, अगर दुर्घटनाओं से मृत्यु होती है तो क्या होता है? नुकसान ही होता है, चाहे वो भारत हो या कोई और। जहाँ रास्ता पीली रेखा से चिन्हित लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पीली रेखा को ना तो छूना चाहिए और ना ही पार करना चाहिए। ओके, 45 का देखते हैं, ओवरटेकिंग कब निषिद्ध है? तो जब सड़क फिसलन भरी हो, जब आने वाले यातायात के लिए खतरा हो, जब ओवरटेक करने के लिए कोई जगह ना हो। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में ओवरटेकिंग निषिद्ध है। निम्नलिखित में से किस तरह के पेट्रोल डीजल वाहन को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है? तो देखिए 46 का यहाँ पर देखिए रोगी वाहन के लिए भी, माल वाहन, आयातित कार, इन सभी के लिए जो आपका प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। 47 है, विदेशी प्रतिनिधि या राजदूत के वाहन का नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है? तो इनका जो रंग होता है 47 का आपका नीला कलर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो बाहर के लोग आते हैं, विदेशी प्रतिनिधि होते हैं, राजदूत होते हैं, उनकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो नीले रंग का होता है, जिस पर सफ़ेद अक्षर का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है वाहन के में ईंधन भरते समय क्या नहीं करना चाहिए। तो पानी नहीं पीना चाहिए, भाई पी सकते हैं, खाना नहीं खाना चाहिए, खा सकते हैं, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ठीक है। बाई चांस चिंगारी वगैरह आ गई तो फिर आपकी गाड़ी को और पेट्रोल जहाँ भरवा रहे हैं, ईंधन भरवा रहे हैं, उस वहाँ पर भी बहुत नुकसान हो सकता है। 49 सड़क कर रोड टैक्स किस पर लगता है। तो 49 का देखिए, 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया सभी पर लगता है। बाएं मुड़ने के लिए हाथ का संकेत क्या है। तो बाएं मुड़ने के लिए हाथ का संकेत क्या होगा, दाहिनी भुजा को एक घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। नेक व्यक्ति को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनना है तो अनिवार्य नहीं होता है, ये स्वैच्छिक है, अगर वो बनना चाहेगा तो वो बनेगा, ठीक है। 52 देखते हैं, आप एक जंक्शन पर जाते हैं, यहाँ एक अनिवार्य बायां मोड़ है, हालांकि आसपास कोई ट्रैफिक नहीं है और आप दाएं मुड़ना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो संकेत के निर्देशों का पालन करेंगे। आरटीओ फॉर्म नंबर 2 का उपयोग किस लिए किया जाता है, लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए, याद रखिएगा। फॉर्म नंबर 2 का उपयोग किस लिए करते हैं, लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए करते हैं। 53 हो गया। नेक्स्ट है आपका 54, ड्रंक ड्राइविंग पर नियंत्रण के लिए राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश किसने की है, मतलब कौन सी समिति ने की है, कौन सी कमेटी ने की है। तो ये है KS राधाकृष्णन, ठीक है। कब आई है ये कमेटी, 2014 में। ब्रासीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा 2015 में कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 55 का अगले एक दशक में सड़क दुर्घटना मृत्यु की संख्या को आधा करना। ब्रासीलिया मतलब आधा करना, ये याद रखिएगा, जितनी भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो रही हैं उनको आधा करना। और ये जो सड़क सुरक्षा घोषणा हुई है वो कौन से सन में हुई है, 2015 में हुई है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 56, नशे में वाहन चलाने से गलतियां हो सकती हैं। तो गलत लेन में गाड़ी चलाना, सिग्नल दिए बिना गाड़ी मोड़ना, लाल बत्तियों की परवाह ना करना। तो नशे में इंसान क्या करता है, सब कुछ भूल जाता है। देन उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा। पहाड़ पर वाहन ले जाते समय निम्न में से किसका पालन नहीं करना चाहिए। तो पहाड़ पर ब्रेक का खूब प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहाड़ पर वाहन चलाते समय ब्रेक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित गियर में वाहन को रख कर चलें, मतलब एक लिमिटेड गियर में ही आप अपने वाहन को कर लीजिए, उसी से ही चलिए। 58 है, चौराहे पर पीली बत्ती जलने का मतलब है जल्द ही लाल बत्ती आने वाली है। पीली बत्ती कितने सेकंड के लिए होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के लिए होती है, ठीक है। 59 देखते हैं, पेट्रोलियम का परिवहन करने वाले वाहन जब लोडिंग या अनलोडिंग कर रहे हों तब क्या होता है, टैंकर सही जगह खड़ा करेंगे, हैंड ब्रेक लगाएंगे, बैटरी कट ऑफ स्विच बंद करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। 60 देखते हैं, भारत में माल परिवहन को प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो 60 का क्या होगा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया। तो ये सभी, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी होगा। परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकती है। तो 61 का यहाँ पर देखते हैं, गति की दक्षता, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और दक्षता। तो इसका भी राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण भी इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है आपका 62, तो परिवहन उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण योगदान है। तो 62 का क्या हो जाएगा इसका, सुरक्षा के क्षेत्र में, दक्षता के क्षेत्र में, स्थिरता के क्षेत्र में। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। वाहन एवं सारथी एप्लीकेशनों का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो वाहन एवं सारथी एप्लीकेशनों का जो विकास है वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। 64 देखते हैं, BH सीरीज़ में के वाहनों के मालिकों को डीजल गाड़ियों पर कितने प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। तो BH सीरीज के जो हैं वो 2% का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऑरेंज रंग किस प्रकार के ईंधन को सूचित करता है। तो ऑरेंज रंग जो है वो डीजल को सूचित करता है, ठीक है, डीजल ईंधन को सूचित करता है। नीला रंग पेट्रोल और CNG के लिए, ओके। हरा रंग किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक कार का प्रतीक चिन्ह है। तो सभी आपको हमने बता दिया, यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 66, उत्तर प्रदेश सरकार HSRP नंबर लगवाने की अंतिम समय सीमा कब तक दिया है। तो 66 का आपका है 15 फरवरी 2023 तक HSRP नंबर लगवाने की अंतिम सीमा है। सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट लगाई जाती है, तो सफ़ेद वाली जो होती है वो किस लिए लगाई जाती है बताइए। 67 का होगा निजी प्रयोग के लिए, ओके। आप सभी की जो गाड़ियाँ हैं, मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, उनमें देखिएगा सफ़ेद रंग की ही प्लेट लगी हुई है। यूरो मानदंड आधारित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के लिए किस समिति का गठन किया गया है। तो ये माशेलकर समिति का जो है वो गठन किया गया है। और ये आपकी 2000 में 1999 में देश की शीर्ष अदालत में एक फैसले में जून 2000 तक सभी वाहनों के लिए भारत 2000 मानदंड को पूरा करना अनिवार्य कर दिया। वर्ष 2002 में भारत सरकार ने इस मानदंड पर माशेलकर समिति की जो रिपोर्ट है वो स्वीकार कर ली, याद रखिएगा 2002 में। वाहन प्रदूषण से संबंधित नियम किस अधिनियम
से परिभाषित होते हैं? तो ये सभी को पता होगा, कई बार पढ़ चुके हैं। तो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989। ओके, 70 देखते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय नियमावली 2004 के किस नियम के अंतर्गत वाहन उत्सर्जन से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो 70 का यहाँ पर देखिए नियम 115, नियम 116 दोनों ही होंगे। वाहन चालक की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? तो उसके पास एक मान्य ड्राइविंग लाइसेंस हो, वाहन पंजीकृत होना चाहिए, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 71 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 72, एक पेशेवर ड्राइविंग स्कूल क्या कर सकता है? तो कार चलाकर सीखने की बुनियादी बातों को से परिचित होने की में आपकी आवश्यक सहायता करेगा। एक संगठित पाठ्यक्रम संरचना और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से सहायता मिलेगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 72 का क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। ड्राइविंग एक जटिल कौशल है, इसीलिए इसके लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो कि पेशेवर ड्राइविंग स्कूल द्वारा ही संभव हो पाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का क्या उद्देश्य है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जो मंत्रालय है उसका उद्देश्य है परिवहन वाहन के साथ साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं देना, समय समय पर सरकारी नीतियों का त्वरित कार्यान्वयन, अन्य सरकारी विभागों तक वाहन डीजल संबंधी जानकारी को तुरंत पहुंचाएं। तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 74, दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हिलाने पर यदि वह प्रतिक्रिया ना दे रहा हो तो क्या करेंगे बताइए? 108 नंबर एम्बुलेंस को सूचित करेंगे, 112 नंबर पर पुलिस को सूचित करेंगे, उसका मोबाइल लेकर घर के नंबर पर फ़ोन करेंगे। ब्लॉक लगा होगा तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, यातायात संकेत ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? 75, तो ये कर रहा है कि एक तरफा ट्रैफिक नियम। ओके, 76 देखिए, यातायात का जो चिन्ह है केवल पैदल चलने वालों के लिए, पैदल चलना वर्जित है, बहुत ज़रूरी, सभी तभी पैदल चलें, बच्चे तेज़ी से पैदल चलें। तो 76 का जो राइट ऑप्शन है वर्जित है। हमने बताया था ना, किसी भी लोगों में अगर क्रॉस का चिन्ह है तो वो निषेध के अंतर्गत आ जाता है। 77 देखिए, ये कहाँ किस साइड में मुड़ रहा है? तो 77 का राइट ऑप्शन है सड़क दाएं तरफ यू आकार में मुड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि आपका जो चिन्ह है वो दाएं तरफ मुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट है 78, दिए गए विकल्पों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो माँ दुर्गा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल आगरा, ये राइट है। पूर्वांचल मोटर वाहन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल लखनऊ, संगम मोटर ट्रेनिंग स्कूल लखनऊ, ये भी सही है। देखिए, हिंदुस्तान मोटर ड्राइविंग स्कूल आगरा नहीं, ये लखनऊ होगा। ठीक है, ये आगरा नहीं, क्या होगा? लखनऊ होगा। तो राइट ऑप्शन इसका डी है। नीले रंग के गोले में क्या संकेत मिलता है? तो यहाँ पर देखिए, कोई नीले रंग का गोला में अगर बात की जाए तो आदेशात्मक अनुदेश प्रस्तुत करते हैं। सड़क चिन्हों पर उद्देश्य क्या है? सड़क चिन्हों का उद्देश्य बताइए। तो देखिए, व्यवस्थित संचालन के लिए, सड़क सुरक्षा और कुशलता के लिए, ए और बी दोनों होगा यहाँ पर। अब 81 आपका यूपी स्पेशल है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का पूर्व की ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड आपका क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी और इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला है? 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो जितने भी जनपद दिए हैं उनमें से श्रावस्ती में साक्षरता दर जो है वो कम है। ये 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार कितनी रही है? 46.74%। 83 देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें ये कब शुरू हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 को। कब शुरू हुई थी? 24 फरवरी 2019 को। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। तो किसान वही योजना 1992 में लागू की गई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ? प्रदेश के 2.50 करोड़ जोत धारकों की उनकी जोतों की जानकारी कराने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित जोत वही पासबुक के स्वरूप में परिवर्तन कर 1992 में किसान वही योजना लागू की गई। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर नहीं रही हैं? तो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पद की तो 2 महिलाएं रही हैं। कौन कौन सी रही हैं बताइएगा? एक तो सुचेता कृपलानी जी रही हैं, वो 1963 से 1967 तक रही हैं, और दूसरी रही हैं मायावती जी। ठीक है, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो कौन है? मायावती जी हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी और मायावती। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। तो हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो वो राजश्री
राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अगर अनुसूचित जातियों की संख्या की बात की जाए तो वो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, सीतापुर में है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो एटा, मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। तो अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल की तो इनका जो जन्म है वो शाहजहाँपुर जनपद में हुआ। याद रखिएगा कहाँ हुआ है, शाहजहाँपुर में। और ये किस में पाए गए हैं, ये काकोरी डकैती कांड जब हुई थी तो उसमें ये सम्मिलित थे। नेक्स्ट है 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? तो अगर हम कथक कलाकार की बात करें तो किशन महाराज जी जो हैं वो तबला वादक हैं। ठीक है, बनारस घराने से क्या है, ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ये कथक कलाकार नहीं है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अगर हम बात करें 6वीं शताब्दी की तो मथुरा के जो आसपास का क्षेत्र है उसको सूरसेन कहा जाता था। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो 91 का अगर हम बात करें तो फैज़ाबाद में स्थित है। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ है, फैज़ाबाद अयोध्या में स्थित है। और ये कौन है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थी। ओके, नेक्स्ट है ताज अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो ताज का कहाँ निर्माण किया जा रहा है बताइए। 92 का क्या होगा आपका, गौतम बुद्ध नगर जनपद में। आगरा मत लिख दीजिएगा, ताज समझ के। ओके, कहाँ होगा, गौतम बुद्ध नगर जनपद में, जेवर तहसील में किया जा रहा है। इसका निर्माण की जो लागत है वो 3500 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो 93 का नरौरा में। ओके, उद्योगों को उन शहरों के नाम से सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। तो देखिए अलीगढ़ के ताले हैं, ये आपको पता है। तो ये देखिए सी और बी में से कोई हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग याद करिए, रेणुकूट में क्या होता है, रेणुकूट में होता है एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, तो आप देखिए 4 वाला आपका सी हो गया। ठीक है, ऋषिकेश में क्या होता है, एंटीबायोटिक प्लांट है। मेरठ में आपका खेल के सामान है। ओके, समझ गए। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, सहारनपुर में है। ओके, नेक्स्ट है 96, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। इसे यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो 97 का आपका हो जाएगा गंगा नदी। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो 98 का यहाँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, यूपी में होती है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है की बात की गई है? तो 99 में फूलों का उत्पादक नहीं है। ठीक है, गेहूं, आलू व गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य भारत सरकार का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो शक्कर का प्याला कौन कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश। देखिए थोड़ा सा ट्रिक और दिमाग भी लगाइएगा कि आपके राज्य का पेपर है। ठीक है, आपके राज्य का पेपर है तो कुछ जो आपके प्रश्न हैं वो अधिकतर आपके राज्य से ही संबंधित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार ना लगाकर आप ट्रिक के माध्यम से उत्तर प्रदेश लगाकर भी अपना आंसर जो है वो सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपको 17 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग लेकिन इसमें भी लगेगी, तो ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। तो एकीकृत परिपथ सामान्यतः चिप है इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, इसका एकीकृत परिपथ की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विनजिप का क्या तात्पर्य है? तो विनजिप का मतलब होता है आपका, यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कंट्रोल F2 है। 105, निम्नलिखित के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है? तो मदरबोर्ड कहा जाता है। 106 देख लेते हैं, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो 106 का स्कैनर होगा। प्लॉटर्स 2 प्रकार के होते हैं जिनके नाम क्या हैं? तो प्लॉटर्स के नाम आप देख लीजिए, ड्रम और फ्लैट पैड होता है। ठीक है, और इंकजेट प्रिंटर 3 तरह के होते हैं।
इसका देख लीजिए आप 107 का प्लॉटर्स दो प्रकार के होते हैं जिनका नाम है ड्रम और फ्लैट बेड। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर सीट को सुधारने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। 109 प्रिंटिंग डिवाइस रिजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? तो 109 का राइट ऑप्शन है यहाँ पर डॉट्स पर इंच। इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी, तो इंटरनेट की जो शुरुआत है वो अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। ठीक है, B राइट ऑप्शन है इसका। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो आप बताइए किस में होंगे? चीन में होंगे। भारत में कितने हैं? 560 मिलियन है, और चीन में कितना है? 854 मिलियन। तो अगर हम भारत की बात की जाए तो भारत यहाँ पर सेकंड नंबर पर है। ओके, समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है। तो अगर आप जो भी देख रहे हैं वो हिस्ट्री लिस्ट में आ जाता है, याद रखिएगा, पता ही होगा आपको। ब्राउज़र क्या है? 113 ब्राउज़र इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी ये भी आपके क्या होते हैं? ब्राउज़र कहलाते हैं। आपकी ब्लैकलिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा फोल्डर में आते हैं, तो कहाँ आते हैं? स्पैम में आते हैं। ईमेल अटैचमेंट होता है, लेकिन स्पैम में कभी कभी इंपॉर्टेंट मैसेज ईमेल भी आ जाता है, तो उसको देख लिया करिए। ठीक है, ईमेल अटैचमेंट होता है, तो ईमेल का जो अटैचमेंट है वो प्राप्त दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है। ठीक है, आप PDF है, फोटो है, भेज सकते हैं। IRC का तात्पर्य क्या है? तो IRC का जो तात्पर्य है इंटरनेट रिले चैट। निम्न में कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है? तो यहाँ पर देखिए क्या है? कर्नेल। नेक्स्ट है तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ OS में आता है, उसे क्या कहते हैं? तो तत्काल वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? बताइए। विंडोज़ मैसेंजर। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो 120 का राइट ऑप्शन यहाँ पर है विंडोज़ कुंजी +E। ठीक है, विंडो की और +E। उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? तो उसका है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। टाइप किए गए टेक्स्ट की सहायता से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? तो 122 का राइट ऑप्शन है चैटिंग। भाई चैटिंग आप कैसे करते हैं? टाइप करके ही करते हैं। ठीक है, चेक की वैधता अवधि होती है, तो चेक की जो वैधता अवधि होती है वो कितनी होती है? इशू डेट से 3 महीने तक। RTGS में T का क्या अर्थ है? तो RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो T का अर्थ क्या हो जाएगा? टाइम से हो जाएगा। आधार सीडिंग क्या होती है? तो आधार सीडिंग आपका होता है बैंक अकाउंट से आधार जोड़ना। eBay, Amazon.com किससे संबंधित है? बताइए। तो 126 का आपका हो जाए B2C से संबंधित है। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C का मतलब क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। VR का सबसे सस्ता प्रकार क्या है? तो VR का अगर सबसे सस्ता प्रकार हम देखते हैं तो VR का मतलब पहले बताइए। वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, क्या होगा? वर्चुअल रियलिटी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सिमुलेशन पर आधारित। 128 प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो डाटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है आपका 129 ब्लॉकचेन क्या है? 129 का ब्लॉकचेन देखिए, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क। AI एजेंट क्या है? तो 130 का हो जाएगा यहाँ पर परिवेश से इनपुट लेता और अपनी बुद्धि का उपयोग करता वांछित संचालन करना। रोबोट के बाद लाइन को नियंत्रित करने वाला एक एम्बेडेड प्रोग्राम। सेंसर के माध्यम से अपने वातावरण को समझता और एक्यूरेटर्स के माध्यम से उस वातावरण पर कार्य करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। AI में प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या कितनी है? तो 131 का यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 131 का 2 प्रस्ताव प्रतीक। ठीक है, कितने होंगे? 2 प्रस्ताव चिन्ह, सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स। 132 निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? तो इसका मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। 133 निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी वर्गीकरण मॉडल की गुणवत्ता का एक माप है जो परिशुद्धता और रिकॉल दोनों को ध्यान में रखता है? तो 133 का यहाँ पर F1 स्कोर है। विश्लेषण को आसान बनाने के लिए डेटा सेट को नए प्रतिनिधित्व के बदलने की तकनीकी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 134 का यहाँ पर हो जाएगा PCA। ठीक है, क्या हो जाएगा? PCA। नेक्स्ट है वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लीनियर रिग्रेशन। ओके, डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा? तो 136 का यहाँ पर हो जाएगा A, इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन।
डेटा बिंदुओं में नकारात्मक अवशेष है 137 का यदि वे प्रतिमान रेखा से नीचे हैं। अब नेक्स्ट है 138, कौन सा प्रोटोकॉल यूडीपी के अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है? तो 138 का यहाँ पर हो जाएगा बी, COAP। इसका मतलब हो जाएगा कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ओके, कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज किसका घटक है? MS वर्ड का। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो अगर स्प्रेडशीट की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही स्प्रेडशीट होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियाँ यानी रो और कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बताइए? ये होता है सेल। ये इस तरह से बना होता है ना, तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है 142, MS वर्ड में आप बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। तो 142 का क्या है? मैक्रो। ओके, 143 देखते हैं। निम्नलिखित में CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों को संग्रहण करता है? तो बताइए कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर। CPU में अधिकांश कार्यों को ALU द्वारा किया जाता है जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं। ALU आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर रखता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों को ALU और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। नेक्स्ट है 144, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो 144 का आपका आप सभी को पता होगा माइक्रो कंप्यूटर इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, AI में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। तो इसको क्या जाना जाता है? 145 का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? 145 का राइट ऑप्शन होगा ह्यूरिस्टिक। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? तो 146 का राइट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा यूटिलिटी आधारित एजेंट्स। नेक्स्ट है आपका 147, ग्रीन PC क्या है? तो 147 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, पुराने PC की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। ग्रीन का मतलब जहाँ पर भी हो वहाँ पर क्या है, जो ऊर्जा है वो कम ही जा रही है। 148, क्वांटम डॉट क्या है? तो क्वांटम डॉट जो है अर्धचालक नैनो संरचना है। ओके, 149 देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो CLI का फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट है 150, इसमें ITR का पूरा नाम पूछा है तो इनकम टैक्स रिटर्न, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए और आपका जो जितने भी 10 मॉक टेस्ट हैं वो 10 तारीख तक हो जाएंगे। ठीक है, भले ही हमें मतलब एक दिन में 2 मॉक टेस्ट कराने पड़े, लेकिन आपकी पूरी कोशिश की जाएगी कि 9 या 10 तारीख तक आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो कंप्लीट कर दिए जाएँ, जिनसे आप उनको रिविज़न कर लीजिए। ओके, तो बने रहिए ऐसे ही और अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।